वर्जनाओं से अपने आप को सीमित ना होने दें। इनिबिशन या अपने आवेगों का दमन बहुत भारी शब्द है जो विविध कल्पनाओं से भरपूर है। कुछ लोगों के लिए इसका अर्थ कोई हल्की सी चीज जैसे लोगों के सामने बोलना हो सकती है। दूसरों के लिए उसका अर्थ अधिक साहसिक जैसे सार्वजनिक रूप से कोई चुनौतीपूर्ण काम करना है। चाहे इसकी कसौटी जो भी हो, मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसकी कोई वर्जना ना हो। व्यापक रूप से देखें तो वर्जनाएं हमारे व्यवहार को सीमित करती हैं और वह अच्छी चीज भी हो सकती है या बुरी चीज भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। एक प्रकार से वर्जनाएं हमारे सार्वजनिक नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं और उसका ही एक कार्य है जो नकारात्मक पक्ष नहीं है। हम में से कई लोग झूठ नहीं बोलते या धोखा नहीं देते क्योंकि हम उससे सहज नहीं होते, इसलिए उस अर्थ में हम संयमित होते हैं। परंतु कई ऐसी अन्य वर्जनाएं होती हैं जो हमारे व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और हम सोचने लगते हैं कि काश हम उस संकोच या भय की भावना पर काबू कर पाते। मुझे लगता है कि भय और संकोच बहुत सीमित करने वाली वर्जनाएं हैं। दोनों सहज रूप से उन कार्यों से संबंधित हैं जो हम करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते हैं, जैसे सार्वजनिक रूप से प्रभावशाली बहस करने पाने की असमर्थता या मंच पर अभिनय का भय या गलतियां करने अथवा गलत जवाब देने की शर्म। यह सब एक अपूर्ण व्यक्तित्व के पहलू हैं जिन पर लाखों लोग काबू पाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। हम ऐसी अवरोधक वर्जनाओं पर कैसे काबू पा सकते हैं? स्पष्ट रूप से अकेले रहते हुए यह कहना अधिक आसान है, करना मुश्किल, और समूह में इस मुद्दे से निपटना अधिक आसान है। शुरुआत के लिए यदि आप अकेले हैं तो एक आईने के सामने खड़े हों, वह आपका समूह है। आप जितना अधिक अजीब चेहरा बना सकते हैं बनाएं और खुद पर हंसें। अपने आप को ढीला छोड़ें और देखें कि कितनी जल्दी आप अपने साथ सहज हो जाते हैं। अगली बार किसी सुनी हुई कहानी को जिसने वाकई आपको प्रभावित किया हो अभिव्यक्त करें। उस कहानी को अभिनीत करें मानो आप किसी मित्र के सामने उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। विभिन्न कहानियों को पेश करते हुए अभ्यास द्वारा आप अपने और अपने व्यक्तित्व के साथ सहज हो पाएंगे। आप लोगों के सामने अपने आप को और अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाएंगे। आप किसी महफिल में आत्मविश्वास से भरपूर और सहज होना सीख जाएंगे। यह एक बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। याद रखिए कि देश को बहादुरी से बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए उकसाने वाले महान वक्ता ने भी अक्सर अपने भाषणों का आईनों के सामने अभ्यास किया था। मैं पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इंग्लैंड को दूसरे विश्व युद्ध में अडोल्फ हिटलर के खिलाफ जीत दिलाई थी। समूह में खुलना आसान है। हर किसी को ऐसे समय के बारे में बात करने दीजिए जब वह हंसी का पात्र हो गया हो। उसने सबसे मूर्खतापूर्ण गलती कौन सी की, अपने पहले आकर्षण के बारे में जिस घटना का उसे खेद है, इत्यादि। जल्दी ही सारा समूह घुल मिल जाएगा। आप देखेंगे कि हर किसी में आत्मविश्वास आ जाएगा। लोगों के सामने बोलने या सहज रहने का डर गायब हो जाएगा। वर्जनाओं के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि अभ्यास उन्हें गायब कर देता है। परिवर्तन से ना डरें। हम सब आराम और सुरक्षा चाहते हैं। जरा सा मौका मिलने पर हम सब जीवन भर अपने खोलों में रहना पसंद करेंगे, परंतु हमें परिवर्तन अवश्य करना चाहिए क्योंकि वह जीवन की व्यवस्था है। हमारे जीवन में पहला बदलाव तब आता है जब हमारी स्कूली शिक्षा समाप्त होती है और हम कॉलेज जाते हैं। हम अपने मित्रों के समूह से बाहर आ जाते हैं जिनके साथ हम दशक से अधिक समय बिता चुके होते हैं।
हमें नई जान पहचान बनानी होती है और नए वातावरण में खुद को ढालना होता है। अगला परिवर्तन तब होता है जब हम रोजगार के क्षेत्र में उतरते हैं। वह क्रम फिर से दोहराया जाता है। आखिरकार हम अपनी अपनी व्यवसाय में रम हो जाते हैं और फिर हम बस प्रवाह के साथ बहते रहते हैं। हालांकि यह एक आदर्श स्थिति प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह ठहराव और धीमी मृत्यु से संबंधित है। हम दुखद स्थिति को मध्य जीवन संकट, मिड लाइफ क्राइसिस का नाम दिया गया है। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि यह स्थिति महिलाओं से अधिक पुरुषों को प्रभावित करती है, क्योंकि महिलाएं परिवार और बच्चों के साथ अपने मजबूत संबंधों को देखते हुए बदलाव से अधिक जुड़ी रहती हैं। अधिकतर पुरुष अपनी नौकरियों में वही रोजमर्रा के काम करते हैं और नया सीखना बंद कर देते हैं। जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि उनके युवा सहकर्मी उनसे अधिक प्रतिभाशाली और तेज हैं और वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी पत्नियां अब राय के लिए उन पर निर्भर नहीं होती। समय के साथ उनकी सोच भी विकसित होती है और अब वे स्वतंत्र, साहसी महिलाएं होती हैं। पति इस बात को सहन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अब उनके नियंत्रण में नहीं रहे। बच्चे प्रोफेशनल जीवन में उतर चुके होते हैं और उन्हें पिता के परामर्श की जरूरत नहीं होती। पिता को यह बात समझ नहीं आती। इस सबका सिर्फ यही उपचार है कि बदलाव के साथ चलें और लगातार अपने आप को नया रूप देते रहें। कॉरपोरेट इस सिंड्रोम को पहचानते हैं, इसलिए उनके पास सुंदर नामों वाले प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम होते हैं। थके एग्जीक्यूटिव स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और ताजगी के साथ लौटकर नए दृष्टिकोण के साथ अपने जूनियरों को प्रभावित करते हैं। जिन लोगों के पास प्रयोजक नहीं है, उन्हें लाइफ कोचिंग कार्यक्रमों के द्वारा अपने आप को नया रूप देना चाहिए और अपना फिर से मूल्यांकन करना चाहिए। कोई नई चुनौती तलाश करनी चाहिए और फिर अपनी ऊर्जा को नई दिशा देनी चाहिए। अधिक साहसी लोग अपने ऊपर छा रही ऊब को पहचान लेते हैं और अपनी नौकरी पूरी तरह छोड़कर किसी बिल्कुल असंबद्ध क्षेत्र में नया हाथ ले लेते हैं। मैं कई ऐसी अच्छी नौकरी वाले एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जो कॉरपोरेट को अपनी आरामदेह नौकरियां छोड़कर शिक्षक, किसान, कंसल्टेंट या उद्यमी बन गए, या किताबें लिखी हैं, या किसी गैर सरकारी संगठन में शामिल हो गए हैं, या फिल्म व थिएटर प्रोडक्शन कंपनियां शुरू की हैं। मैं ऐसे डॉक्टरों और वकीलों को जानता हूँ जिन्हें अब अधिक से अधिक पैसा कमाने के बजाय समाज सेवा के लिए काम करने में अधिक संतुष्टि मिलती है। महत्वपूर्ण बात है नई चुनौती तलाश करना। फोटोग्राफी करें और आप रोशनी एवं छाया तथा रंगों की दुनिया में खो जाएंगे, या फ्रेंच या जर्मन जैसी कोई नई भाषा सीखें, या किसी डांस क्लास अथवा अभिनय कार्यशाला में शामिल हो जाएं। ऐसे कार्यकलाप आपके व्यक्तित्व को नया आकार दे सकते हैं। इसलिए जब आप स्थितियों का सामना ना कर पाए और दुनिया आपके पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगी, तो आप गुस्से में ना आए, बस को रोकें और उससे उतर लें। अपने जीवन साथी के साथ एक छुट्टी पर जाएं एवं अपने आप को ढूंढें और एक नई चुनौती तलाश करें। बच्चों को दादा दादी की जरूरत होती है। हर कोई इस बात से सहमत होगा कि हमारे बच्चे हमारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होते हैं। वास्तव में बच्चे अपने जन्म से पहले ही हमारा जीवन बदल देते हैं। कई घरों में माता पिता अपने बच्चों के दुनिया में आने से पहले ही उनकी चाह करते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं और उनके सपने देखते हैं। और जिस पल वे जन्म लेते हैं वे हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विडंबना यह है कि उनके लिए हमारी सारी चाह और सारे स्नेह के बावजूद बाद के जीवन में वे हमारे लिए सबसे बड़े दुस्वप्न भी बन सकते हैं। तो गलती कहाँ होती है? इस प्रश्न का कोई सामान्य उत्तर देना आसान नहीं, खासकर इसलिए क्योंकि हर घर की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। कोई सभी स्थितियों का सामान्यीकरण घर के यह नहीं कह सकता कि गलती पूरी तरह बच्चों की या माता पिता की है।
लेकिन एक बात को मैं सार्वभौमिक सत्य मानता हूँ कि हम अपने बच्चों को भी सारी चीजें देने की चाह में जो हमें बचपन में नहीं मिली वह नहीं दे पाते जो हमें बचपन में मिला था। एक बार इस बात की सत्यता समझ लेने पर आप हर कहीं और सामाजिक आर्थिक दायरे से परे हर तरह के घरों में ऐसी घटनाएं देखेंगे। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मेरे भाई को और मुझे महान पौराणिक कथाएं सुनाती थी। उन्होंने उसके नायकों के मूल्य और संस्कार भी हमें सिखाए। मेरा मामला अपवाद नहीं था। मेरे सभी मित्रों के घरों में भी यही स्थिति थी। मेरे दादाजी भी हम बच्चों को बहुत सी सारक भिड़क कहावतें सुनाया करते थे जिन्हें मैं भूला नहीं हूँ। उनमें सबसे अधिक यादगार वह है जिसे मैंने अपने जीवन के निराशाजनक दिनों के दौरान कई बार याद किया। एक भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। मैं इन दिनों अपने मित्रों के घरों में ऐसे दृश्य नहीं देखता उनके बच्चों को जो मेरे बचपन के मुकाबले कई गुना संपन्न है। अक्सर दादा दादी का सुखद सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाता क्योंकि वे आजकल के न्यूक्लियर परिवारों में रहते हैं। मेरे किसी मित्र के पास हमारे देश की कहानी कहने की कला की महान परंपरा आगे बढ़ाने का समय नहीं है। उनके बच्चों के पास लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, लेकिन उनके पास मूल्यों की कोई कसौटी नहीं है। ना ही उनके पास अनुकरण करने योग्य कोई नायक है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मेरे सहायक के घर में भी स्थिति भिन्न नहीं है। वहां टेलीविजन ने कहानी कहने की परंपरा को नष्ट कर दिया है और आर्थिक बाध्यता ने माता पिता को लंबे समय तक घर के बाहर रहकर काम करने के लिए विवश कर दिया है, जिसकी वजह से वे अपनी सबसे कीमती संपत्ति के साथ कम समय बिता पाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ जिसे लेकर मैं बहुत संवेदनशील हूँ, खासकर जब यह स्थापित तथ्य है कि किसी बच्चे के पहले 6 वर्ष उसकी भावनात्मक मनोवृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। असंख्य अन्य चीजें हैं जो मुझे यकीन है कि स्थिति के विश्लेषण में आपके सामने आएंगी। इसलिए अपने बचपन के बारे में सोचें और उस समय प्राप्त चीजें अपने बच्चों को दें जो आप भी दे सकते हैं। अन्यथा आपको हमेशा ऐसा ना करने का अफसोस होगा। आशा का दामन न छोड़ें। आशा सिर्फ 2 वर्णों का एक शब्द नहीं है, वह संभवतः प्रेम के अलावा सबसे शक्तिशाली भाव है। यदि प्रेम दुनिया को जोड़े रखता है तो आशा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ तक कि बुरे समय में भी आशा ही हमें जलाए रखती है। आशा हमें एक बेहतर कल में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है और आशा ही हमें मुश्किल का सामना करने के लिए हिम्मत देती है। जैसा कि कहा जाता है, आशा समाप्त हो जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं इस पुस्तक में आशा के बारे में क्यों लिख रहा हूँ? इसके कई कारण हैं। क्योंकि मित्रों और परिवारों के द्वारा हम सब में आशा जगाने के लिए उत्सवों से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। वह ऐसा समय होता है जब बिछड़े हुए मित्र मिल जाते हैं और वह ऐसा मौसम होता है जब अलग हो गए बच्चे लंबे समय बाद सामने आ सकते हैं। निश्चित रूप से हवाओं में आशा है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो आशा से भरपूर होती हैं। बहुत सारी जगहों में ऐसी सशक्त भावना की बेहद आवश्यकता होती है। मैंने इसे घातक बीमारियों के मरीजों की आंखों में देखा है। मैंने उसे अपने प्रियजनों के शरीर में कैंसर को निकाल फेंकने के लिए सर्जन से विनती करते मरीजों के रिश्तेदारों की आंखों में देखा है। मैंने उसे भूख से पीड़ित लोगों की आंखों में और देवताओं के सामने अपनी मुराद पूरी होने की मन्नत मांगते श्रद्धालुओं की आंखों में देखा है। कभी कभी हम सपने देखने को आशा समझ लेते हैं। दोनों में आकांक्षा होती है, लेकिन सपने कल्पना की हद तक जा सकते हैं। बचपन में हम सभी सुपरमैन के विभिन्न रूप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आशा की जड़ें बहुत हद तक वास्तविकता और संभाव्यता में होती हैं। हम ऐसी चीजों की आशा रखते हैं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि ईमानदारी से कहें तो इसका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभार सपने भी सच हो जाते हैं।
मेरे अपने मामले में मैंने एक अभिनेता के रूप में इतना सफल होने का सपना कभी नहीं देखा था। यदि मैंने आशा देखी है तो निराशा भी देखी है, और यह दुखद है क्योंकि मैंने बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को धीरे धीरे जीवन और अंत में आशा में हार मानते हुए देखा है। मुझे यकीन है कि हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं और उनके आसपास होते हैं, क्योंकि आखिरकार जीने की ताकत अंदर से आनी चाहिए, किसी और से नहीं। हम में से बहुत सारे घरों में कलात्मक चीजें होती हैं, और वे इस मुहावरे को रूपायित करती हैं कि आशा हमें कभी नहीं छोड़ती। हम लोग आशा को छोड़ देते हैं। इसलिए जब हम कभी कभी ऐसे विचारों के भंवर में फंसे होते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए उसे पा नहीं सकता, मुझे वह नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि मैं अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, या मैं कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आशा के बारे में सोचें और इस स्मरणीय उद्धरण के बारे में सोचें। यह कहना कठिन है कि क्या असंभव है, क्योंकि बीते हुए कल का सपना आज की उम्मीद है और आने वाले कल का यथार्थ। एक अच्छी कहानी हमारा जीवन बदल देती है। बाइबल का एक प्रसिद्ध कथन है, अपनी रोशनी को छिपाकर ना रखें। यहाँ पर रोशनी से तात्पर्य आपकी प्रतिभा या क्षमता से है। वास्तव में बाइबल के जमाने में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने और अपनी उपलब्धियों के बारे में शोर मचाने में विश्वास नहीं रखते। उनमें विश्वास होता है कि उनका काम खुद ही अपने बारे में बोलेगा। वाकई यह महान लोगों की विशेषता रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा या आविष्कारों को प्रचारित करने के लिए कोई मुनादी नहीं करवाई। तो क्या आप विलियम शेक्सपियर की कल्पनाओं अपने नाटकों का विज्ञापन करते हुए कर सकते हैं, या वुल्फगैंग अमेडम मोजार्ट की अपने संगीत का प्रचार करते हुए, या डच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर विसेंट वॉन गॉग की अपनी कला का प्रचार करते हुए, या लियोनार्डो दा विंची की अपनी प्रतिभा के बारे में बताते हुए। वजह है कि अब भी विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से लोगों तक मौखिक प्रचार की परंपरा कायम है, और डॉक्टरों, वकीलों, अकाउंटेंटों और अन्य लोगों पर अपना प्रचार करने की मनाही और सख्त नियम है। मेरे मामले में भी बहुत अधिक प्रचार करने वालों का अविश्वास बना हुआ है। आखिरकार कोई भी विज्ञापन का स्थान खरीद सकता है, परंतु कोई प्रतिष्ठा या उत्पाद की गुणवत्ता नहीं खरीद सकता। अब भी बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी कामयाबी को प्रचारित करने से परहेज करते हैं। लगभग 1 वर्ष पहले मैं कर्नाटक लिंग्यार एजुकेशन सोसाइटी के आमंत्रण पर अपने नाटक कुछ भी हो सकता है का मंचन करने के लिए बेलगाम कर्नाटका में था। मैंने एक क्षेत्रीय शहर की दुष्कर यात्रा क्यों की? क्योंकि मैं एक अल्पज्ञात सोसाइटी के निकट संपर्क में आना चाहता था, जो मेडिकल कॉलेज, डेंटिस्ट्री, इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग, आयुर्वेदिक सहित 211 शैक्षिक संस्थान चला रहा है, और साथ ही स्कूल तथा लड़कियों के हॉस्टल का संचालन भी कर रहा है। मैंने जो देखा उससे बहुत प्रभावित हुआ। इसके अलावा कि उसके अस्पताल में बच्चों के लिए सबसे गर्मजोशी भरा चिल्ड्रन वार्ड था, मुझे यह जानकर हैरत हुई कि उपचार पूरी तरह निःशुल्क था। इससे भी आश्चर्यजनक यह था कि सोसाइटी के ट्रस्टी तालुकाओं में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अंग्रेजी माध्यम स्कूल चला रहे थे, जिसकी वजह से एक अभिजात भाषा होने की अंग्रेजी की छवि टूट रही थी, और ग्रामीण बच्चों के लिए यह वैश्विक अवसरों के द्वार खुल रहे थे। मुझे इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि शेष भारत के साथ साथ शेष कर्नाटका में भी इस सोसाइटी के बारे में अधिक लोग क्यों नहीं जानते। यह अनिवासी भारतीय एनआरआई से निवेश आकृष्ट करने या महानगरों में अत्याधुनिक अस्पताल बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि उसका लक्ष्य लाखों ग्रामीण लोगों को उन्नत बनाना और उन्हें विकास के अंतर्गत लाना है। प्रचार की बात तो दूर, वह अपनी उपलब्धियों का उल्लेख भी नहीं करता।
इतने वर्षों में मैं कई अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों से मिला हूँ जो कर्नाटका, लियांगत, एजुकेशन सोसाइटी की तरफ प्रचार से दूर रहते हैं। मीडिया बदनाम होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समग्र रूप से समाज के साथ संपर्क स्थापित करता है। यदि सकारात्मक कहानियां या खबरें सामने नहीं आती तो प्रचारित चीजें बच जाती हैं और इसलिए हमारे समाज में आदर्शों की कमी हो गई है। जिस प्रकार हमारे पास अधिकार के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, हमारे पास खबरें देने का भी अधिकार है। इसलिए यदि आपके पास कोई ऐसी खबर है जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वह किसी मीडिया कर्मी को बताएं। एक अच्छी कहानी या खबर हमारा जीवन बदल सकती है। दशकों पहले टाइम पत्रिका ने तनाव, खामोश हत्यारा, स्ट्रेस द साइलेंट किलर नाम से एक आवरण तथा कथा प्रकाशित करते हुए हंगामा मचा दिया था। यह तनाव के एक फैशनेबल सिंड्रोम बनने और आम बोलचाल का शब्द बनने से काफी समय पहले की बात है। आज बहुत से लोग आराम के लिए पहाड़ों पर जाते हुए, ग्रामीण समुदायों में कृषि अपनाते हुए, तनाव दूर करने के प्रयास करते हुए, परंतु संन्यास लेना इस समस्या का उत्तर नहीं है, क्योंकि हम सभी को शहरों में एक सक्रिय जीवन बिताना पड़ता है। तो फिर तनाव क्यों स्थायी हो गया है और उस पर काबू पाना कठिन क्यों हो रहा है? इसका सरल उत्तर यह है कि हम कुछ खास स्थितियों में तनावग्रस्त होते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आसपास तनाव उत्पन्न करते हैं जो बढ़ता ही रहता है। यह जीवन के अधिकांश दुखों और मधुमेह से लेकर लकवा तक बहुत सी बीमारियों की वजह है। हम किसी भी कारण से तनावग्रस्त हो सकते हैं, अपने पड़ोसी से बड़ी कार खरीदने पर या उसके बेटे के अपने बेटे से अधिक नंबर लाने पर। ऐसे असंख्य उदाहरण हो सकते हैं। जब कोई जीवन के रास्ते पर हमसे आगे निकल जाए, ऐसे सभी मामलों में अंतर्निहित तत्व ईर्ष्या है। हम ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करना तो दूर, उनके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, परंतु हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। और मैंने हमेशा इसी बात का समर्थन किया है। मैं किसी स्थिति के प्रति हमारी प्रक्रिया की तुलना उस स्थिति से करना चाहूंगा। यदि सड़क पर चलते समय कोई हमसे आगे निकल जाए, हमारे पास विकल्प है। हम या तो मुस्कुरा सकते हैं, या घबरा सकते हैं, या झगड़ा कर सकते हैं और एक्सीलेटर को और दबा सकते हैं। हमारी प्रतिक्रिया उस पल के नतीजे को निर्धारित करेगी। हमारे दैनिक जीवन में यही स्थिति होती है। मैं माता पिता को अपने किशोरावस्था बच्चों से सख्ती से बात करते हुए देखता हूँ, जो असंख्य बार वही पुराने लेक्चर सुनते हुए थक चुके होते हैं, इसलिए वे सुनना बंद कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि माता पिता और बच्चे जल्दी ही एक दूसरे से कट जाते हैं, जिससे और अधिक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही बात हमारे जीवन साथी, हमारे महत्वपूर्ण साथियों पर लागू होती है। हम उन्हें उनकी गलतियों के बारे में बताते रहते हैं, उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। ऐसी सभी स्थितियों में हम जो संदेश देना चाहते हैं वह गलत नहीं होता। संदेश देने का तरीका और प्रतिक्रिया होती है। मैं मानता हूँ इन सब परिस्थितियों में बातचीत करने की बजाय हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर हम वही तनाव अपने प्रियजनों को दे देते हैं। फिर आपसी संपर्क का पल हमेशा के लिए चला जाता है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मैं हमारे जीवन के एक पक्ष की विडंबना से हमेशा चकित रहता हूँ। हम अपने बॉस की कितनी ही बकवास सुन लेंगे, जिनकी ओर हम दूसरी नौकरी पाने के बाद देखेंगे तक नहीं, लेकिन जिन लोगों से हम वाकई प्यार करते हैं, उनकी कोई बात सुनने को हम तैयार नहीं होते। इस बारे में सोचिए, तब आपको कम से कम अपने घर में तनाव पर काबू पाना आ जाएगा। खुशियों के आड़े आती हैं छोटी छोटी बातें। हम सब मानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा खुश रहता है। हम सभी के पास दुख होने के कारण होते हैं। यह सच है कि कुछ के पास अधिक कारण होते हैं, दूसरों के पास कम। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन लोगों के पास दुखी होने के कम कारण होते हैं, वे कभी कभी यह मानते हैं कि वे सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली हैं। अधिक तकलीफदेह बात यह है कि कई बार हम अपनी अप्रसन्नता के कारण जान या समझ नहीं पाते।
अगर हम काउंसलरों से बात करेंगे तो वे हमें ऐसे दंपतियों के बारे में बताएंगे जो अत्यंत मामूली कारणों से अलग हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वैवाहिक रिश्ते में सबसे आम खिंचाने वाली चीजों में पति का हमेशा होटल के कमरे की तरह गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ जाने को लेकर पत्नियों का चिढ़ना है। कभी कभी पत्नी पति द्वारा बाथरूम में साबुन को चिपका देने या पत्नी के साबुन पर बाल छोड़ देने से लेकर नाराज हो जाती हैं। इसे बाथरूम की लड़ाई का मामला ना समझ लिया जाए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि औरतें पुरुषों द्वारा शौचालय को गंदा रखने, ऊंची आवाज में बोलने और अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील ना होने को लेकर भी नाराज होती हैं। पुरुषों के पास चिढ़ने के कम कारण होते हैं। वे अक्सर दिन भर बाथरूम को सूखा रखने की पत्नी की जिद और लगातार हर चीज को अपनी जगह पर रखने की पत्नी की आदत पर आपत्ति करते हैं, जिससे कि उनका घर सुंदर घरों के विज्ञापन के एक पृष्ठ की तरह लगता है। मेरे ख्याल से यह कोई बहस की बात नहीं है, यह बहुत छोटी बातें हैं और यह घर टूटने की वजह नहीं हो सकती। सच्चाई यह है कि इन सभी मामलों में कुछ बड़े मुद्दे जो अनसुलझे रह जाते हैं इन रिश्तों की दुखद पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जिसे मैं व्यापक तस्वीर कहता हूँ। इस तरह वह अप्रसन्नता इन छोटे मोटे झगड़ों में उभर कर सामने आती है। अधिकांश मामलों में व्यापक तस्वीर में अप्रसन्नता आमतौर पर अप्रत्यक्ष बुनियादी समस्याओं से उभरती है, जैसे सास ससुर द्वारा पत्नी से अच्छा बर्ताव ना किया जाना, पति या बच्चों का भी उससे बुरा व्यवहार करना, पति का व्यवसाय अच्छा ना चलना या उसके द्वारा अपनी आय को शराब पर उड़ा देना इत्यादि। पुरुष के दृष्टिकोण से पत्नी द्वारा अपने रिश्ते में अपने माता पिता की राय को अधिक अहमियत देना या घर को उपेक्षित करना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये समस्याएं सभी प्रकार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में सिर उठाती हैं और उन्हें जल्दबाजी में नहीं सुलझाया जा सकता। लेकिन जब तक कि पहले उनके अस्तित्व को स्वीकार ना किया जाए और फिर उन्हें सुलझाया ना जाए, उन्हें अनदेखा किया जाना जारी रहेगा। सच यह है कि ऐसे बहुत से मुद्दे हमारे अंदर सुलगते रहते हैं जो कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि यदि हम अपनी स्पष्ट बात की तो हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि जब तक विवेकपूर्ण तरीके से व्यापार तस्वीर सुधारने का फैसला नहीं किया जाएगा, छोटे मोटे मुद्दे हमारे भीतर सुलगते रहेंगे और हमें अधिक दुखी बनाते रहेंगे। अपनी असली ताकत पहचाने। अप्रैल में 7 दिन मेरे लिए बहुत उल्लेखनीय थे जब मैं सक्रियवाद एक्टिविज्म के मामले में स्पेक्ट्रम के एक छोर से दूसरे छोर के बीच झूल रहा था, जो एक अहिंसक आंदोलन में मेरी भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। वह मेरे हिस्से का शिकार बनने के साथ समाप्त हुआ। वह समय पिछले कई दशकों में मेरा सबसे अधिक हलचल आने वाला समय भी था। क्या आप पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने जीवन में आई हलचल के बारे में क्यों लिख रहा हूँ? आपका यह पूछना उचित है। मैं यहाँ पर उसका संदर्भ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वह मेरे लिए एक चुनौती था कि मैं जिन सिद्धांतों के बारे में लिखता हूँ उनके प्रति समर्पित रह पाता हूँ या नहीं। वह समय 5 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर अत्यंत शांतिपूर्वक शुरू हुआ था, जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन में उनके समर्थकों में शामिल हुआ था। उस रैली में बहुत से टेलीविजन चैनलों ने मुझसे सवाल पूछे। मुंबई के कुछ राजनीतिक शरारती तत्वों ने संविधान के बारे में मेरी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए कहा कि मैंने संविधान को बाहर फेंकने या इससे मिलती जुलती बात कही थी। मेरी कथित टिप्पणियों ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों के बीच हलचल मचा दी और अध्यक्ष ने जांच की मांग करते हुए मेरे खिलाफ एक विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित किया। चैनल द्वारा कई बार फिर मेरे बयान को दिखाने से भी नेताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। चैनल पर दोबारा दिखाए जा रहे मेरे बयान से यह स्पष्ट था कि मैंने कभी कुछ वैसा या उससे मिलता जुलता कुछ नहीं कहा जैसा मेरे विरोधी आरोप लगा रहे थे। उस दोपहर मुंबई में मेरे अभिनय स्कूल पर प्रदर्शन हुए और बाद में शाम को मेरे अपार्टमेंट ब्लॉक में पत्थर फेंके गए। अगले दिन शहर के कुछ हिस्सों में मेरे पुतले जलाए गए। यह सब कुछ ऐसी बातों के लिए हो रहा था जो मैंने कही नहीं थी।
ऐसी बात के लिए जो किसी छिपे मंसूबे से किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर फैलाई गई थी। तो इस प्रकार के तनावपूर्ण समय में क्या करना चाहिए जब किसी पर ऐसे अपराध का गलत आरोप लगाया जाए जो उसने ना किया हो? मैंने प्रतिक्रिया ना करने का निर्णय लिया क्योंकि उसमें मामला नियंत्रण से बाहर हो जाता। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे जवाब देने की बाध्यता महसूस नहीं हुई। कई घंटों तक बयान और बाइट के लिए लगातार मीडिया द्वारा तंग किए जाने के बावजूद मैंने अपना आपा नहीं खोया। पीछे देखता हूँ तो मैं उथल पुथल मचा देने वाली उन घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होता हूँ। हाशिए पर रहकर विशेषज्ञ सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम आक्रोश का सामना कर रहे हों। अगली सुबह मैं उस नन सिस्टर मारिया डेलोरेस से मिलने गया जिन्होंने दशक पहले विशेष बच्चों की दुनिया से मेरा परिचय कराया था। मेरे लिए वह हमेशा आध्यात्मिकता की मिसाल रहे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने मुझे एक दिल छू लेने वाला संदेश दिया जो मुझे लगा कि इस पुस्तक के पाठकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। अनुपम, याद रखो, तुम्हारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्ट के खिलाफ नहीं। दोनों में भ्रमित ना होना। जिन लोगों ने तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उन्हें माफ कर दो। वे नहीं समझ सकते कि उन्होंने क्या किया है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे शांत रहने में है। मैंने कहा, आमीन।